तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पुलिस स्टेशन में एक महिला आती है। आने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि साहब मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि किसके खिलाफ। उसके बाद वो महिला कहती है कि अपने पति के खिलाफ। अब जैसे ही पति का नाम आया तो फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कि घरेलू हिंसा का मामला है, पति ने मारा पीटा होगा या फिर दहेज वगैरह मांगा होगा। इसके बाद पुलिस वाले अपने कागज़ को लेके एक 0 FIR लिखने के लिए बैठते हैं। साथ ही उस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी शिकायत दर्ज करवाती है और जैसे ही महिला अपनी शिकायत के बारे में बताने लगती है, कहीं ना कहीं पुलिस वालों भी चौंक उठते हैं कि ये महिला बोल क्या रही। दरअसल महिला अपने पति के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाती है। कहती है कि मेरे पति जो हैं मेरे मोबाइल पे अश्लील वीडियोज़ भेजते हैं, मुझे इधर उधर टच करते हैं, मुझसे अजीब तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही ये कंप्लेन दर्ज हुई, वो महिला जब कुछ बता रही थी ऐसी चीज़ें, तो पुलिस वाले भी एक तरह से सन्न हो गए थे कि एक महिला अपने ही पति के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगा रही है। अब आरोप लगा रही तो हिंदुस्तान के किसी भी कानून में ऐसा लिखा नहीं गया है कि पति जो है वो छेड़खानी नहीं कर सकता। तो पुलिस वालों को कंप्लेन तो करनी थी, लेकिन बड़ा अजीब सा मामला है। बहरहाल अभी आज ही ये बात न्यूज़ में आई तो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए कि आज के टाइम में कोई भी कहीं भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे रहा। बहरहाल इसके पीछे हो सकता है कुछ और कहानी हो, लेकिन अभी तक इतनी ही चीज़ें निकल के सामने आई। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को अगर आप ठीक से समझें या फिर पूरा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप ज्योति मौर्य वाले केस में अब तक जो आपको पता है उसी केस में एक स्टेप आगे तक की ये पूरी कहानी है। बाकी लगभग चीज़ें सेम है। और इस कहानी क्या, अगर 8-10 कहानियों की बात करूं, जितनी कहानियां मैंने सुनाई है, खासकर जितनी कहानियों में शादीशुदा ज़िंदगी का जिक्र है, एक बड़ी अजीब बात कहें या फिर इत्तेफाक कहें कि हर कहानी में जो शादी होती है, शादी साल 2009 और 10 में हुई होती है। अपने आप में शायद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये साल ही पनौती है। लेकिन अब है तो बार बार यही साल आते हैं। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर में। एक गांव लगता है नरेना चौथ गांव। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे मनीराम, उनके 2 बच्चे, एक का नाम संजय, दूसरे का नाम अजय। अब दोनों बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर मनीराम को चिंता सताती है कि इन बच्चों की शादी की जाए। अब संजय बड़ा था तो सबसे पहले शादी जो है संजय की होनी थी। अब संजय के लिए इधर उधर रिश्ता देखा जाने लगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिश्ते आए और अंत में मथुरा की रहने वाली एक महिला जिसका नाम पूनम था, पूनम से इसकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स होती है, उसके बाद शादी होती है। होने के बाद पता चलता है कि ये जो पूनम है ये CRPF में महिला कांस्टेबल है। अब जैसे ही ये बात परिवार वालों को पता चली तो परिवार वाले भी एकदम खुश। साल 2010 में इन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद धीरे धीरे शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद फिर एक बेटी पैदा हुई। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, उसके बाद एक और बेटा हुआ, उसके बाद फिर एक और बेटा हुआ। यानी संजय और पूनम की 3 संतानें हो चुकी थी, जिनमें से एक बेटी थी, 2 बेटे थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो पूनम थी अलग अलग जगहों पे इसकी पोस्टिंग हो रही थी, अलग अलग जगहों पे ये जाती। इधर जो संजय था वो अपने घर पे अपने बच्चों के साथ रहता, अपने माँ बाप के साथ रहता, अपने भाई के साथ रहता। बच्चों को पढ़ाने की, लिखाने की, उनकी परवरिश करने की जो जिम्मेदारी थी वो संजय अपने जिम्मे ले लेता है। क्योंकि पूनम कहती है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे पोस्टिंग पे ड्यूटी देनी है। अब जो बेटी है वो तो 10 साल की है, लेकिन जो बच्चे हैं दोनों, एक बामुश्किल 4 साल का है, कभी 1 साल का है। तो ऐसे हाल में मैं कहाँ तक उनको पाल पोस पाऊँगी। फिर ड्यूटी करना, ड्यूटी नहीं करूँगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बच्चों की अच्छी ज़िंदगी कहाँ से होगी। बहरहाल परिवार वालों का भी यही मानना था कि ठीक है, बहू अगर कहीं ड्यूटी दे रही, सरकारी ऑफिसर है तो ड्यूटी दे, बच्चों की जिम्मेदारी हम लोग उठा लेंगे। इसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी पूरे परिवार वाले उठाते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। जो बिटिया थी उसकी भी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया जाता है। क्लास 5th से ही वो एक अच्छे स्कूल में जाने लगती है, इंग्लिश मीडियम। जो बच्चे थे उसमें से जो एक बेटा था जिसकी उम्र 5 साल थी, उसको भी प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है।
बाकी एक बेटा भी 2 साल का था, वो छोटा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, अलग अलग जगहों पे जो पूनम है उसकी पोस्टिंग होती रही, कभी श्रीनगर, कभी कहीं और, कभी कहीं और साल 2020 के लास्ट से जो पूनम की पोस्टिंग है वो हो जाती है दिल्ली के द्वारिका सेक्टर के सेक्टर नंबर 8 में मेट्रो स्टेशन पे। अब अगर इस जगह से अगर आप, जहाँ पे ये भरतपुर है, यहाँ से अगर दूरी नापें तो अब तक की सारी पोस्टिंग्स में सबसे कम की दूरी यही थी। यानी अब मान के चलिए कि 100-200 किलोमीटर के फासले पे पोस्टिंग हो गई थी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब इसको छुट्टी मिलती थी अपने बच्चों को देखने आ जाती, जब इनका मन होता संजय का या फिर बच्चों का तो वो ले दे के सीआरपीएफ कैंप पहुंच जाते, उससे मिलने। कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में भी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक। इसी मेट्रो स्टेशन पे जो पूनम है उसकी ड्यूटी लगी है। जो संजय है अपने बच्चों की लालन पालन में जी जान से जुटा हुआ, चूँकि जुलाई का महीना आ चुका था। जुलाई के महीने में चूँकि अब एडमिशन वगैरह भी करवाना था, इसी बीच जुलाई का महीना भी आ जाता है, बच्चों का एडमिशन भी होता है। एडमिशन होने के बाद चूँकि संजोग से पिछले 8 से 10 महीनों से जो पूनम है वो अपने घर नहीं आई थी। अब पूनम अपने घर नहीं आई थी, अपने पति से, अपने बच्चों से नहीं मिली थी, उसे छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। उसका मन था अपने पति से, अपने बच्चों से मिलने का। लिहाजा फिर 30 जुलाई को संजय से उसकी जब बात हो रही थी तो ऐसे ही कहती है कि मैं तो नहीं आ पा रही हूँ, कम से कम आप ही आ जाइए, कल आप आ जाइए, कम से कम 2-4 दिन आप रहेंगे, उसके बाद फिर चले जाइएगा। इसी बहाने थोड़ा सा मैं भी आपसे मिल लूँगी, 4 अच्छी बातें कर लूँगी, थोड़ा सा वक्त हम आप साथ गुजार लेंगे। अब संजय भी जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। रात में उसके बाद ये लोग बातचीत करके सोते हैं। सोने के बाद सुबह सुबह संजय जो है अपनी माँ से, अपने पिता से यानी मनीराम और अपनी माँ से कहता है कि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपनी बीबी यानी पूनम के पास। पिता भी कहता है कि ठीक है जाओ, संभल के जाना। सुबह 8:30 बजे जो संजय है, गांव से ही एक बस जाती थी भरतपुर के लिए, उस बस पे बैठता है। बैठने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता है। रवाना होने के बाद परिवार वालों को पता था कि 2-3 घंटे का सफ़र है, उसके बाद ये दिल्ली पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर जो पिता थे वो इंतज़ार करते हैं। 8 बजे निकला था, लगभग दोपहर के 2 बजे फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन करने के बाद जो संजय है वो फ़ोन उठाता है अपने पिता का। उठाने के बाद कहता है कि अभी मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं मेट्रो में हूं और लगभग आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। चूँकि यहाँ पे जाम वगैरह है तो हो सकता है 1 घंटे लग जाए, तो अभी मैं बाहर हूं, तो आपको मैं 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगा। अब जैसे ही मनीराम ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है 1 घंटे बाद ही सही। उसके बाद 1 घंटे का इंतज़ार होता है। इंतज़ार होने के बाद फिर फ़ोन करते हैं पिता, लेकिन जब अब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो पिता थोड़े असमंजस में है कि पता नहीं पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, कहीं रास्ते में ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहुंच के फ़ोन स्विच ऑफ हुआ हो। अब इसी उधेड़-बुन में जो पिता हैं उनको जब कुछ समझ नहीं आता तो वो पूनम को फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि संजय पहुंचा या नहीं। अब जब पूनम को फ़ोन करते हैं तो पूनम कहती है कि अभी तो मैं ड्यूटी पे ही हूँ और ड्यूटी करके अभी आऊँगी तो फिर जाके देखूँगी। पिता को भी लगा कि चलो ठीक है, मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद फिर पिता इंतज़ार करते हैं। 2-3 घंटे बाद फिर संजय को फ़ोन करते हैं, फ़ोन फिर स्विच ऑफ। अब जब 2-3 घंटे बाद फ़ोन किए, फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गया, तो पिता को कहीं ना कहीं अब टेंशन होने लगी कि 2-3 घंटों में तो उसको कहीं ना कहीं पहुंच जाना चाहिए था, फ़ोन को चार्ज में लगा देना चाहिए था, इतनी देर में तो फ़ोन स्विच ऑन हो जाना चाहिए था, बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए थी। अच्छा सीआरपीएफ कैंप है तो वहाँ ऐसा भी नहीं है कि लाइट की कोई दिक्कत होगी, बिजली नहीं आई होगी। अब तमाम तरह की चीज़ें जो पिता है मनीराम उसके दिमाग में आ रहा। पिता बहू को फ़ोन करता है तो बहू फिर वही बात कि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, रात हो जाएगी। बहरहाल जैसे तैसे करके रात तक इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद बहू फिर दोबारा सामने से फ़ोन करती है और बड़ी चौंकाने वाली बात बोलती है। बहू से जब पूछा जाता है कि क्या हुआ, संजय पहुँचा या नहीं, तो जो पूनम वो कहती है कि नहीं संजय तो नहीं आया। अब जैसे ये बात पिता सुनते हैं तो पिता तो एकदम मानो उनको काटो तो खून नहीं कि ये क्या सुन लिया। फ़ौरन अब खोजबीन शुरू होती है। जो फ़ोन करने का सिलसिला है
पत्नी भी इधर लगातार फ़ोन कर रही, इधर पिता भी लगातार फ़ोन कर रहा, परिवार के बाकी लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, सारे लोग टेंशन में, सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा। रात भर अब इधर उधर जो परिवार वाले परेशान हैं। दिल्ली में जिसको संजय जानता था उससे भी पूछताछ कर ली गई, वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पिता परेशान, इधर बीवी परेशान, सारे लोग खोज रहे हैं। सुबह हो गई, सुबह होने के बाद भी जब संजय का कुछ पता नहीं चला तो कहीं ना कहीं परिवार वालों की तो एक तरह से नींद उड़ी हुई थी। इधर बीवी भी परेशान, लेकिन उसको ड्यूटी पे भी जाना था। जैसे तैसे करके अपने आप को हिम्मत देते हुए बीवी ड्यूटी पे जाती है। इधर जो पिता है वो लगातार फ़ोन कर रहा, खोज रहा। अब चूँकि ये लोग भरतपुर के गायब हुआ दिल्ली में, तो फिर कहीं करबल भी नहीं लग रहा कि क्या करें। इसके बाद जो पिता है वो बीवी को फ़ोन करता है, यानी पूनम को कहता है कि एक काम करो, तुम वहाँ पे कंप्लेन वगैरह कर दो। अब इसके बाद जब पिता कंप्लेन करने की बात कहता है तो बीवी कहती कि ठीक है, आज कंप्लेन करूँगी। लेकिन बीवी फिर यही कहती है कि यहाँ कहाँ कंप्लेन करेंगी, कहाँ गायब हो गया, कौन सी जगह का मामला है। क्योंकि मेट्रो में था, लेकिन कहाँ था कहाँ नहीं था। दिल्ली में अलग अलग थाने हैं, अलग अलग इलाके हैं, तो कंप्लेन कहाँ करूँ। पिता को भी लगा कि बात तो ठीक है, इसीलिए पिता जो है अपने खुद के थाने, यानी जहाँ का वो रहने वाला था नरेना चौथ का, वहीं का जो थाना है खो थाना, वहाँ जाता है और जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देता है। इधर अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करता है, करने के बाद अपनी बहू को फ़ोन करता है और कहता है कि काम करो, तुम चली आओ, तुम रहोगी, तुम थोड़ा जानकार हो, पढ़ी लिखी हो, तुम CRPF में हो, तो हो सकता है तुम कुछ ज़्यादा तरीके से पता कर लो। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तुम वहाँ भी कुछ देख सकती हो कि वो कहाँ एक्टिव हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इधर पुलिस वालों के पास जब कंप्लेन दर्ज हुई तो पुलिस वाले भी खोजबीन करना शुरू करते हैं। कभी उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, कभी उसकी लास्ट लोकेशन निकालते हैं, तमाम तरह की मशक्क़तें करते रहते हैं। इधर जो पिता है लगातार कह रहा कि तुम घर पे आ जाओ, तुम यहाँ रहोगी तो हो सकता है कुछ पता चल जाए। अब जब ये बात पिता बोलता है तो जो बहू है पूनम वो कहती है कि पापा आने का तो बहुत मन है, मेरा खुद यहाँ मन नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी ऐसी है, नौकरी पेशा ऐसा है कि छुट्टी की अर्जी 1 महीने पहले देनी होती है और ऐसी हालत में छुट्टी मिलेगी नहीं। अब जब पिता ये बात सुनता है तो वो भी झुंझुला सा जाता है कि कैसी नौकरी है, कैसे लोग हैं, कैसे आला दर्जे के अफसर हैं कि एक महिला है, उसका पति गायब है, वो खोजने के लिए आना चाहती है और पुलिस वाले या फिर CRPF वाले छुट्टी कैसे नहीं देंगे। अब जैसे ये बात पिता सोचता है, उसके बाद अपने बेटे यानी दूसरे बेटे अजय से कहता है कि काम करो, तुम फ़ोन कर दो CRPF कैंप में। जैसे तैसे करके नंबर वगैरह शायद पहले से था, फ़ोन हो जाता है। अब जैसे फ़ोन होता है तो वहाँ भी एक तरह से हड़कंप मचती है कि एक महिला है, उसका पति गायब है, वो खोजने कंप्लेन करने जाना चाहती है, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही। ये कैसी बात है। फ़ौरन उसकी छुट्टी मंजूर होती है, 2 तारीख को वो घर पे आ जाती है। आने के बाद फिर से वही खोजबीन का सिलसिला। पुलिस वाले कभी इधर पूछताछ कर रहे हैं, कभी उधर पूछताछ कर रहे हैं, कभी दुश्मनों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, कभी बैकग्राउंड खंगाल रहे हैं कि कहीं किसी से कोई रंजिश तो नहीं, कहीं ये पता कर रहे हैं कि कहीं पैसे का कोई लेन देन नहीं, कहीं ये पता कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि घर से कुछ परेशान था और बहाना करके भाग गया हो। लेकिन बहाना करने का तो कोई मतलब नहीं था। फिर ये भी पता किया जाता है कि कहीं इस शख्स का किसी से कोई संबंध वगैरह तो नहीं, कहीं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला, क्योंकि आज के टाइम में तो प्यार की भी कोई उम्र की सीमा नहीं रही, 60-60 साल में भी प्यार हो जाता है। बहरहाल पुलिस वाले एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, छानबीन करते रहे। जो लास्ट लोकेशन बताई वो भी दिल्ली में ही एक जगह पे बताए। वहाँ जाके पता करें तो वहाँ कुछ मिले ही ना, वहाँ के पुलिस से कांटेक्ट करें तो कोई सबूत ही ना। पुलिस वाले भी जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। इधर परिवार वाले भी अपने तरीके से जुटे रहे। दिन धीरे धीरे निकलता रहा, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, और जैसी 4 तारीख यानी बहू को आए 2 दिन बीत गए। तो पुलिस वाले तो अपने तरीके से छानबीन कर ही रहे थे, लेकिन इधर जो पिता था यानी मरने वाले का, गायब हुए शख्स का, संजय का पिता जो था मनीराम, वो भी अपने तरीके से हर संभव कोशिश कर रहा था कि कहाँ से क्या सुराग मिल सकता है। पिता जब बारीकी से छानबीन करता है, कहीं ना कहीं बहू की बातों से बार बार चेक करता, बहू से बार बार पूछता कि तुमसे आखिरी बार बात कब हुई थी, आखिरी बार कहाँ बताया था कि कहाँ गया है या फिर कितनी देर में पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं पिता जो है उसको ये डाउट हो जाता है कि जो मेरी बहू है, अब उसका पति गायब है, हम भी चिंते में हैं, या फिर हमारा जो बाकी परिवार के लोग हैं वो भी परेशान हैं। इधर संजय के बच्चों का तो रो रो के बुरा हाल है।
संजय की माँ तो मानो बेहोश हो जा रही है। लेकिन ऐसा क्या है कि ये जो पूनम है उसको ऐसा क्यों लग रहा है देखने से कि जैसे इसको बड़ी फिक्र नहीं। माना कि ये सीआरपीएफ में है, मौत, ये सारी चीज़ें, गायब होना इनकी आम जिंदगी में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खुद का पति गायब है और खुद ही को कोई फर्क ना हो। अब पिता कहीं ना कहीं ये जो बात थी वो भाप जाता है। भापने के बाद कम से कम आधे दिन तक अपनी बहू पे इसी तरह से सवाल करता, कभी इधर से घुमा के कभी उधर से घुमा के, कि आखिरी बार तुमसे कब बात हुई थी, कहाँ पहुँचा था, क्या कह रहा था कि कब आ जाएगा, कहीं फ़ोन पे तुमसे कोई झगड़ा तो नहीं हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता हो, तुम्हें बता के वो कहीं गया हो। यानी तमाम तरह के सवाल। अब जब पिता ये सवाल करता तो जो पूनम है कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलती जो पिता के सर से ऊपर से निकल जाती। अब लगभग आधे दिन तक ऐसी बातचीत करने के बाद अब पिता को कहीं ना कहीं पुख्ता यकीन हो गया, ये जो पूनम है ये कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूनम जानती तो है लेकिन अपने मुंह से निकालना नहीं चाह रही। कोई राज है, कोई बात है। फिर क्या था, जो पिता है भाग के फिर थाने पहुंचा और सारा वाकया जो इतनी देर में हो रहा था घर के अंदर, सारी चीज़ें जो पुलिस वालों थे यानी जो थाने के लोग थे उनसे सारी चीज़ें बताता है। सारी चीज़ें बताता है, बताने के बाद पूरी बात कहता है और कहता है कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू जो है कुछ जानती ज़रूर है। अब पुलिस वालों को भी जब कहीं से कोई लीड नहीं मिल रही थी, इधर जो गायब हुआ शख्स है उसका पिता ही सारी बातें बोल रहा, तो पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, पिता कह रहा तो इसी से पूछताछ कर लें, क्या पता कोई तुक्का लग जाए। फिर क्या था, जो थाने वाले थे फौरन आते हैं, इस पूनम को उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लेके जाते हैं। जाने के बाद इसको घुमा घुमा के तबीयत से जो पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ करने के बाद ये जो पूनम थी थोड़ी देर तक तो घुमाती है लेकिन अंत में टूटती है और टूटने के बाद एक और शख्स का नाम लेती है जिसका नाम था राम प्रताप। उसके बाद राम प्रताप के बारे में पता किया जाता है। पता करने के बाद फिर जहाँ पे राम प्रताप का घर निकलता है, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। वहाँ से जाके राम प्रताप को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। लाने के बाद अब ये दोनों आमने सामने बैठे हैं। पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में फिर इन दोनों ने अपना एक बाले जुर्म किया और साथ ही एक ऐसी कहानी सुनाई जो अपने आप में बेहद शर्मसार है। दरअसल जो पूनम थी, अब चूँकि ये सीआरपीएफ में थी तो अलग अलग जगहों पे इसकी पोस्टिंग, कभी कहीं और कभी कहीं और ऐसे ही लगभग साल 2019 में ये श्रीनगर में थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये लौट रही थी यहाँ अपने घर की तरफ और इसी दौरान इसकी मुलाकात वहीं पे एक दूसरे सीआरपीएफ जवान से हो जाती है जिसका नाम था राम प्रताप। अब दोनों सेम पेशे से, दोनों ही सीआरपीएफ में, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत में फिर जब पूछा जाने लगा कि आप दोनों कहाँ से हैं, तो दोनों ने बताया कि हम राजस्थान से हैं। अब अनजान जगह, अनजान प्रदेश, वहाँ पे एक दूसरे के प्रदेश का निकल जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती आगे बढ़ी तो धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, अच्छी वाली। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ। उसके बाद फिर दोनों को जहाँ जहाँ जाना था दोनों अपनी अपनी मंजिल पे पहुँच गए। मंजिल पे पहुँचने के बाद फिर जब ये दोनों रिलैक्स होते हैं यानी अपनी ज़िंदगी में फिर से ढल जाते हैं, तो फिर इन दोनों को एक दूसरे की याद आती है। अब जब याद आती है तो उसके बाद फ़ोन पे बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो धीरे धीरे दोनों में जो दोस्ती थी वो कहीं ना कहीं आकर्षण में बदल गई और आकर्षण जब आगे बढ़ा तो धीरे धीरे प्यार। अब प्यार भी ऐसा कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब दोनों जब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे तो इधर जो पूनम थी वो तो शादीशुदा थी, उधर राम प्रताप भी शादीशुदा। राम प्रताप के भी 2 बच्चे थे, इधर पूनम की भी 3 बच्चे। अब राम प्रताप तो ड्यूटी पे था लेकिन कभी कभार ऐसा होता कि पूनम जब घर पे रहती तो जब मन में, जब चित्त में कोई दूसरा ही पुरुष है तो अपना पति ही अब उसको खराब लगने लगा। अब आए दिन पति से झगड़ा होने लगा। अब पति से जब झगड़ा होने लगा तो पति भी कभी कभार मार पीट देता, डांट देता, चिल्ला देता, गुस्सा कर देता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि फ़ोन बिजी जा रहा। कभी ऐसा होता कि पति अचानक से कमरे में आए, वो देखे कि अचानक से किसी का ये फ़ोन कट कर रही। तो इन चीज़ों का ऐसा असर हुआ कि जो बसी बसाई ज़िंदगी 8 सालों से एकदम सही चल रही थी, जो गृहस्थी एकदम फल फूल रही थी, उसी गृहस्थी में ऐसा एक तरह से दाग लगा, ऐसी नज़र लगी कि अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लड़ने लगे। धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा, तकरार इस कदर आगे बढ़ी कि कहीं ना कहीं पूनम को संजय इस कदर नापसंद हो गया
कि फिर पूनम ये चाहने लगी कि जो संजय है अब इस दुनिया में ही ना रहे। संजोग से जो राम प्रताप था इसी महीने में छुट्टी में आया था अपने गांव बानासुर अलवर लेकड़ी। इसी लेकड़ी गांव में छुट्टी पे आया था। आने के बाद जब पूनम को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड राम प्रताप छुट्टी पे आया है, फ़ौरन उसको फ़ोन करती है और कहती है मेरे पति को मार दो, ये मुझे बहुत मारता है। राम प्रताप जैसे ही बात सुनता है, सुनने के बाद फिर प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ फिर जो पूनम है फ़ोन करके उसको बुलाती है। इधर राम प्रताप भी दिल्ली अपनी कार से पहुंचता है। पहुंचने के बाद राम प्रताप और पूनम दोनों मिलकर इसको कार में बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसी कार में गला घोंट दिया जाता है। अब दिल्ली में उसका कत्ल होता है, लेकिन फिर शुरू होती है कहानी कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी दोनों ने जहीन दिमाग का इस्तेमाल की। दोनों ने प्लान किया। प्लान के तहत जो पूनम है कत्ल करने के बाद गाड़ी से उतर जाती है। राम प्रताप उस डेड बॉडी को लेके दिल्ली में जहाँ कत्ल हुआ था वहाँ से 180 किलोमीटर दूर लेके अपने गांव अपने शहर बानासुर के लेकड़ी आता है। आने के बाद एक बाईपास रोड है और उसी बाईपास रोड के पास विवेकानंद पब्लिक स्कूल है। इसी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के पीछे जहाँ इसने अपना नया घर बनाया था, उसी घर से 100 मीटर दूर इसने इस संजय की बॉडी को दफन कर दिया। दफन करने के बाद इसका प्लान था कि इसकी जो पोस्टिंग है नागालैंड में है, वहाँ पे चला जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, किसी को कानो कान भनक ना लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भले ही इस मामले को थोड़ा सा समझ नहीं पाई, लेकिन जो पिता थे उन्होंने बखूबी अपना धर्म निभाया और अपने बेटे के कातिल को खोज के निकाला। बहरहाल जैसे पुलिस वाले ये सारी बात सुनते हैं, फ़ौरन इस शख्स के बताए हुए पते पे जाते हैं। वहाँ से बॉडी रिकवर होती, बॉडी लगभग सड़ चुकी थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। इन दोनों के खिलाफ अब चार्जशीट फाइल होगी। उसके बाद फिर मामला कोर्ट में जाएगा। उसके बाद साल दर साल हो सकता है मामला चलता रहे, फिर जब सज़ा होगी तब होगी। बहरहाल जो होना होगा होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।